नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं डीसी मिश्रा, आपका रीजनिंग एजुकेटर, करता हूं आप लोगों का स्वागत रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल है भैया, कैसे हो आप सब लोग? जुड़ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ क्लास से। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? हैं? चलो आओ फिर। यूपीपीएससी प्रीलिम्स सी सेट रीजनिंग, सी सेट में जो 22 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, उनको लेकर के ये सेट आप सभी लोगों के सामने। ठीक है, आज 9 तारीख हो गई है और आज के दिन को मिला करके अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो आपके सामने जो दिन बचे हुए हैं वो है 14। ठीक है, कितने दिन? 14 दिन शेष। 14वें दिन आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, 14वें दिन आपकी परीक्षा होगी। तो मैंने कहा था कि आज से जो है स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर सेट। ठीक है, आज से प्रीवियस ईयर सेट स्टार्ट करेंगे। तो भैया टोटल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हैं 12 साल के, 2012 से लेकर के 2023 तक 12 साल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 14वें दिन आपकी परीक्षा होगी और 14वें दिन यदि आपकी परीक्षा होगी तो 14वें दिन तो कोई क्लास लेंगे नहीं इस संबंध में, तो बचे 13 दिन। तो 13 दिन में सेट तो केवल 12 हैं। तो फिर 12 सेट थे, तो हमने कहा एक दिन जो बीच में मिस हो रहा है इसका क्या किया जाए। फिर हमने क्लासेस चेक करी तो हमने देखा कि जो प्रैक्टिस सेट है, सी सेट के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उसमें 14 सेट हो चुके थे। प्रैक्टिस सेट 14 तक हो चुका था जो लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने लिया था। तो हमने कहा अगर 14 तक हो चुका है तो इसको 15 कर दिया जाए, प्रैक्टिस सेट 15 तक वो हो जाए और 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाएं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज की बजाय कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस सेट 15 में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के, आज के सत्र के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि ये रहा। घड़ी का क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता है घड़ी में घंटे की सुई जितनी देर में 6 डिग्री जाती है। अब कितनी देर में 6 डिग्री जाती है ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, घड़ी में घंटे की सुई जितनी देर में 6 डिग्री जाती है उतनी देर में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, मिनट की सुई पूछा क्या है, मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी देर में, कितनी देर में। तो जितनी देर में घंटे की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो सबसे पहले तो वो समय ज्ञात करें जितनी देर में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। सीधे सीधे कर सकते हैं। क्या सीधे सीधे कर सकते हैं कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के संदर्भ में मैंने क्लॉक चैप्टर में जब टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था, क्या बताया था कि घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 1/2 डिग्री का। बस अगर इतना आपको याद है ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो भैया देखो जरा, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया क्या कोण। घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 1/2 डिग्री का। ठीक, यानी यहां से यह पता चल रहा है कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1/2 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाया है घंटे की सुई ने, 6 डिग्री का कोण बनाया है। तो 6 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितने मिनट चला दें? तो भैया जरा ध्यान से देखो, अगर 12 मिनट में देखना चाहें कि घंटे की सुई द्वारा 12 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, तो ये 1/2 डिग्री इंटू 12, 2 छंग 12, कितना आ गया, 6 डिग्री। ठीक, अब जरा इसको समझो, 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई, 12 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी आपको वो समय पता चल गया ना कि मिनट की सुई को कितना चलाना है, 12 मिनट चलाना है। अब आपको पता है मिनट की सुई के संदर्भ में, किसके, मिनट की सुई के संदर्भ में क्या पता है कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 इंटू 12 कर दो, 12 छंग 72 डिग्री का कोण बनाएगी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको आता है बेसिक तो इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है,
रटे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल में, जहां पर कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है आपको, कॉन्सेप्ट से ट्रिक सिखाई जाती है, ट्रिक नहीं केवल सिखाई जाती है, ठीक है। तो भैया 72 डिग्री राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, यदि 20 माइनस 10 का मान 200, 8 भागे 4 का मान 12 और 6 इंटू 2 का मान 4 है, तो इसका मान क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। उसने सीधे सीधे नहीं दिया है कि गुणे का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है, ऐसा सीधे सीधे नहीं दिया, लेकिन जो भी दिया है वो आसानी से पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। कैसे? कहता है 20 माइनस 10 का मान कितना है 200, लेकिन 20 में से 10 को घटाने पर तो 200 नहीं मिलेगा, यानी माइनस यहां पर किस तरह से यूज किया जा रहा है, मल्टीपल की तरह, यानी माइनस साइन का मतलब क्या है, गुणा। 8 भागी 4 का मान 12 है, अगर 8 भागी 4 का मान 12 है तो 8 बटे 4 तो 2 होता है, तो 12 कैसे, इसका मतलब है 8 में 4 को जोड़ा गया होगा, यानी भाग वाले साइन का मतलब क्या है यहां पर, प्लस। भाग वाले साइन का मतलब यहां पर प्लस है, ठीक है, भाग वाले साइन का मतलब यहां पर प्लस है, ठीक। फिर 6 इंटू 2 का मान 4 है, यानी इंटू करने पर तो 12 आता, लेकिन 4 हो रहा है, यानी 6 माइनस 2 करने पर 4 आएगा, तो इंटू वाले साइन का मतलब यहां पर क्या है, माइनस है, ठीक। इतना समझ में आ गया। और यदि इतना समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 100, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस को बदलना है भैया, ठीक। अब किस में बदलना है उसको भी समझ लो जरा, क्या है, माइनस को किस में बदला गया है, गुणे में, फिर भाग को किस में बदला गया है, भाग को बदला गया है प्लस में, और गुणे को किस में बदला गया है, गुणे को बदला गया है माइनस में, ठीक है। तो माइनस को किस में बदल दिया जाए, माइनस को गुणे में बदला जाए, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10, गुणे को किस में बदला गया है, माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा 1000, फिर ये प्लस भाग दिया हुआ है, भाग को किस में बदला जाए, प्लस में, तो भाग को प्लस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1000, प्लस को कितने में बदला जाए, अच्छा प्लस को किस में बदला जाए ये नहीं दिया है, ठीक है, प्लस को किस में बदला जाए ये नहीं दिया हुआ है, तो क्या यहां से पहचान सकते हैं प्लस को कितने में बदला जाएगा, देखो माइनस को गुणे में, भाग को प्लस में, गुणे को माइनस में, तो भाग को किस में बदला जाए, सॉरी प्लस को किस में बदला जाए, भाग में। केवल यही एक साइन तो रह गया था ना, और कोई साइन ऊपर से रह गया क्या, नहीं, यही एक साइन रह गया। तो भैया ये कितना हो गया 100, माइनस को गुणे में बदला, इन 10 गुणे को किस में बदला है, माइनस में, माइनस 1000, भाग को किस में बदला, प्लस में, प्लस 1000, और फिर जो प्लस का साइन है इसको किस में बदलने, भाग में, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा, चलो यार, ये कितना हो जाएगा, इसको भाग में बदल देंगे तो बटेगा 100, और फिर गुणे का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 10। क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे भैया सॉल्व, 10 इंटू 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000, और 1000 इंटू ये माइनस है ना, 1000 माइनस 1000 ये तो पूरा पूरा जीरो हो गया, इसको जरा भाग दो, कितना आएगा, 2 जीरो कट गए, बचा 10, प्लस का 10 और माइनस का 10, ये भी क्या हो गया जीरो, तो बराबर में कितना आ जाएगा जीरो, ए इज राइट आंसर, ठीक है। आसान सा एक क्वेश्चन था, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, 7 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई और एफ जी भी है, लाइन में खड़े हैं, ठीक है, कहता है कि जी जो है वो डी के दाएं और बी के बाएं है, ठीक, ए सी के दाईं ओर है, ऐसी कुछ कंडीशंस उसने हम लोगों को दी, पूछा क्या है, ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, क्या पूछा है, ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं इसको। प्रश्न में जो चीज उसने दी है उसके अनुसार 7 बच्चे हैं, ए से लेके जी तक एक लाइन में खड़े हैं, माना सबके सब उत्तर की ओर देख रहे होंगे, जनरल चीज है कि उत्तर की ओर देख रहे होंगे, ठीक है। कहता है जी डी के दाएं और बी के बाएं है, जी कहां पर है, डी के दाएं, अगर सबके सब उत्तर की ओर देख रहे हैं तो ये रहा डी, उत्तर की ओर देखेंगे तो उस तरफ उनका राइट और इस तरफ इनका लेफ्ट पड़ेगा, तो जी डी के दाएं है, तो जी डी के दाएं और बी के बाएं है, तो यहां पर बी आ गया, यानी जी डी और बी के बीच में आएगा, ठीक है। कहता है
ए और डी के बीच एक बच्चा है, ए और डी के बीच एक बच्चा है, तो डी अगर यहां पर है तो एक बच्चा छोड़ करके ए यहां तो आ नहीं सकता, लेफ्ट की ओर जाना पड़ेगा। डी अगर यहां पर है तो एक बच्चे की जगह ये छोड़िए और यहां पर कौन आ गया, ए, यानी ए और डी के बीच में एक बच्चा है। कहता है ए सी के दाईं ओर है, अगर ए यहां पर है और सी को यहां लिखोगे तो ए सी के बाईं ओर हो जाएगा, इसका मतलब है सी को यहां बनाओगे तभी तो ए सी के दाईं ओर होगा कि नहीं होगा। ठीक, इतना हो गया। फिर कहता है ई और बी के बीच दो बच्चे हैं, तो जैसे अगर बी यहां पर है, हम एक और दो को छोड़े और यहां पर ई बनाए तो भैया बच्चों की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, 3 3 6 3 9 हो जाएगी, जबकि बच्चे हमारे पास कितने हैं, केवल 7। ठीक, तो अगर बी यहां पर है तो एक और दो को छोड़ करके यहां पर कौन आएगा, ई, तो ई और बी के बीच दो बच्चे हैं। और डी और एफ के बीच भी कितने बच्चे हैं, अगर डी यहां पर है तो एक और दो को छोड़ करके यहां पर एफ आ जाएगा, डी और एफ के बीच भी देखो दो बच्चे हैं। क्या पूछा, ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो ठीक दाहिनी ओर कौन नजर आ रहा है, एफ सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, कहता है सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूं। सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र को पढ़ने को वरीयता देता हूं। किसी एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया है और हमको क्या निकालना है, उस कथन के आधार पर पूर्व धारणा यानी अजम्पशंस को निकालना है। ठीक, तो यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को समाजशास्त्र बहुत पढ़ने में मजा आती होगी, समाजशास्त्र पढ़ने में उसको बहुत रुचिकर लगता होगा, मजा आता होगा, इंटरेस्ट लगता होगा उसको, इसी वजह से वह सभी विषयों में समाजशास्त्र विषय को पढ़ने में वरीयता देता है। ठीक, तो पहली पूर्व धारणा क्या हो सकती है इस कथन के अनुसार कि सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूं। पहली पूर्व धारणा, समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है, ऐसा इस स्टेटमेंट से मालूम पड़ता है कि निश्चित तौर पर समाजशास्त्र एक इंटरेस्टिंग विषय होगा, तभी व्यक्ति कह रहा है कि मैं हमेशा सभी विषयों में समाजशास्त्र को पढ़ने में रुचि देता हूं, समाजशास्त्र को पढ़ने को वरीयता देता हूं। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है, ये पहला धारणा निकाली जा सकती कि समाजशास्त्र कैसा एक रुचिकर विषय मालूम पड़ता है, तभी वह व्यक्ति समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता है। ठीक, दूसरा कहता है कि अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है। भैया मेरी इच्छा होती कि मैं समाजशास्त्र पढ़ूं, इसका मतलब ये तो नहीं निकाला जा सकता कि बाकी विषय पढ़ने लायक ही नहीं है, नहीं, बाकी विषय भी पढ़ने लायक हो सकते हैं। दूसरी बात, यहां कंपैरिजन कर दिया उसने, स्टेटमेंट में बात कर रहा है समाजशास्त्र की और पूर्व धारणा में बात कर रहा है बाकी विषयों की। और मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि भैया लॉजिकल रीजनिंग में, अजम्पशन में, कोर्स ऑफ एक्शन में, इनमें कंपैरिजन यदि कहीं पर आ जाए तो कंपैरिजन नहीं किया जाता है, गलत होता है वो। ठीक है, तो अन्य विषय यानी बाकी विषय से समाजशास्त्र का कंपैरिजन कर रहा है, जो कि नहीं किया जा सकता, और यदि नहीं किया जा सकता तो ये सेकंड वाला गलत, तो केवल पहला अंतर्निहित हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को यह लिखा गया है SGFVAQN। अच्छा, उसी सांकेतिक भाषा में सुप्रीम को किस प्रकार लिखा जाएगा, लॉजिक क्या लग रहा है, आओ जरा लॉजिक लगा करके देखा जाए कि यहां पर इस ब्रॉड में लॉजिक क्या लग रहा है। BROUGHT ब्रॉड, और कोड इसका दिया है SGFVAQN। प्लेस वैल्यू पकड़ते हैं, 2, 18, 15, 21, 7, 8 और 20, 19, 7, 6, 22, 1, 17 और 14। प्लेस वैल्यू से ही कुछ खेल समझ में आएगा, सीधे सीधे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब अगर प्लेस वैल्यू से खेल समझते हैं तो क्या खेल चल रहा है भाई साहब, देखा जाए यदि इसको तो B से S, R से G, O से F सीधे सीधे नहीं हो सकता, U से V जरूर सीधे सीधे प्लस का 1 नजर आ रहा है। ठीक है, U से V प्लस का 1 नजर आ रहा। अपोजिट में चलें,
15 4 19, 2 4 6, लेकिन आर से एफ जी ये भी नहीं होगा, बी से एन, आर से क्यू और ओ से ये भी नहीं होगा, बी, अच्छा ठीक है, बहुत ध्यान से देखना क्या खेल चल रहा है। टोटल 7 अक्षर हैं भैया, 3 अक्षर ये हटा दो, 3 अक्षर ये हटा दो। जरा देखो, बी से ए, आर से क्यू और ओ से एन क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। बी से ए, आर से क्यू, ओ से एन माइनस का 1 हो रहा है। यहां पर माइनस के 1 के बाद जरा इधर आओ, जी से एफ, एच से जी और टी से एस क्या चल रहा है, माइनस का 1। ये लॉजिक चल रहा है। रिवर्स में अपोज किया है, रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में अपोजिट किया है उन्होंने। तो क्या सुप्रीम का कोड निकाला जा सकता है? अब तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एस यू पी -1 करेंगे, ठीक है, एस यू पी -1, एस -1 कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, एस -1 आर हो जाएगा। यू -1 कितना हो जाएगा हमारे सामने, यू -1 कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और p -1 कितना हो जाएगा, o, RTO करके, RTO करके 2 ऑप्शन है, लेकिन हाँ ये तो हो ही नहीं सकता है, हटाओ। R+1 करेंगे कितना आएगा, s, इधर से आओ e, ठीक है, e से आगे बढ़ते हैं, EME, e -1 करेंगे d, m-1 l और e -1 d, DLDO SRTO किधर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। यही ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन दिया है, ठीक है, ए स्टार ए परसेंटेज, बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, आसान सा क्वेश्चन है। A @ B का अर्थ है बी ए की बहन है, आसान नहीं है, मतलब क्वेश्चन आसान है लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन है। बहुत से लोग इसको जल्दबाजी में पड़ जाएंगे कि ए बी की बहन है, लेकिन ये रिवर्स दिया है, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट तो फॉरवर्ड है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बैकवर्ड में दिया है। A @ B का मतलब है बी ए की बहन है। और फिगर बनाते वक्त, फैमिली ट्री बनाते वक्त जिसने इस चीज का ध्यान नहीं दिया उसका क्वेश्चन गया, ले डूबेगा वो, ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस हैं, इन स्टेटमेंट्स के आधार पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री बना करके प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। आओ जरा निकाला जाए, क्या कहता है। $P, डॉलर का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, तो $Q का अर्थ क्या निकलेगा, P पिता है, किसका, Q का पिता है, ठीक। परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी Q R की पुत्री है। Q किसकी पुत्री है, R की, तो Q बेटी हो जाएगी, किसकी बेटी हो जाएगी, R की। अच्छा, Q और किसकी बेटी है, P की, तो P और R आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, ठीक। $Q का अर्थ है P Q का पिता है, Q परसेंटेज R का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, यानी Q R की पुत्री है। एट द रेट का मतलब क्या है, बी ए की बहन है, यानी R S का मतलब क्या होगा, S R की बहन है, S R की बहन है, ठीक है, सॉरी S R की बहन है। देखो, पढ़ने के बावजूद मैंने गलत किया तो आपसे तो निश्चित गलत होता, ठीक है। ये S कौन है, S R की बहन है, S R की बहन है, ठीक। तो S को क्या बना दिया, R की बहन बना दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज T, परसेंटेज का अर्थ क्या है, पुत्री, यानी S पुत्री है T की, ठीक है। S कौन है, T की पुत्री है, तो S को यहां है उसके ऊपर बना दिया T, S T की पुत्री है, ठीक है। S क्या हो जाएगी, T की पुत्री हो जाएगी, ठीक। तो ये बन गया S T की पुत्री है, ठीक। ये तो फिगर बना। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये नहीं पूछा कौन सा सही है, पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। एक एक करके पढ़ते हैं। P Q का पिता है, P Q का पिता है, ये सत्य है, हमको असत्य पता करना है, सत्य नहीं है पता करना है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। R T की पुत्री है, ठीक है भैया। देखो R की बहन कौन है, S किसकी बेटी है, T की। अगर S बेटी है T की, T कुछ भी हो, पिता या माता, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन S तो T की बेटी है और S की बहन कौन है, R, यानी R भी T की बेटी होगी। तो ये वाला भी सत्य लिखा हुआ है, हमको असत्य खोजना है, गलत है। S P की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। S क्या है, P की सिस्टर इन लॉ, ठीक। तो S कौन है, R की बहन, और R कौन है, P की पत्नी।
तो अगर आर पी की पत्नी और एस आर की बहन है तो एस पी के लिए उसकी रिश्ते में क्या हो जाएगी, साली, यानी कि सिस्टर इन लॉ। तो एस पी की सिस्टर इन लॉ है, ये भी क्या है, सही है, तो इसको भी गलत कर दिया। क्यू टी की नीस है ना, ये गलत है। क्यू टी की नीस है, ये गलत है। क्यू किसकी बेटी है, आर की, और आर किसकी बेटी है, टी की, तो क्यू टी के लिए उसकी क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। क्या, नातिन। जबकि यहां नीस यानी भतीजी या भांजी लिखा है, तो यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, जरा गिन के बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। पूछ रहा है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। क्या उत्तर आएगा इसका, इस आकृति में कितने वर्ग हैं। आओ देखा जाए कितने वर्ग आएंगे। वर्ग यानी कि स्क्वायर्स जानना चाहता है हमसे, ठीक है। अगर स्क्वायर निकालने चले भैया, जरा ध्यान दो, ये अंदर वाला फिगर पकड़ो। अगर हम इस अंदर वाले फिगर को पकड़ेंगे तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, कितने वर्ग मिलेंगे, 5। इसकी ट्रिक भी बताई है। अगर और बड़ा वर्ग होता है, ये तो गिन ले रहे हम लोग, और बड़ा वर्ग होता तो नीचे जितने भी बॉक्सेस हैं उनकी काउंटिंग कर लेते और काउंटिंग करके जोड़ देते, स्क्वायर करके वर्गों की संख्या निकल आती। जैसे इस पर्टिकुलर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, तो यहां वाले से कितने वर्ग मिलेंगे, 5 वर्ग मिलेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऐसा ही बड़ा वाला वर्ग ले लें, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी वर्ग अगर ले लें तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये और एक ये बड़ा वाला 5, यहां से भी कितने मिलेंगे, 5 वर्ग मिलेंगे। ठीक। इसके बाद अगर और गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, इनको नहीं गिनेंगे, ये दोनों काउंट हो चुके हैं। ठीक है। 5 और 6 और 7 और 8, ठीक है, 8 वर्ग मिलेंगे यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 वर्ग हम लोगों को मिल गए ये। इसके अलावा भैया जरा और गिनती करते हैं इन 8 वर्गों के अलावा। अगर आप ध्यान से देखो, केवल इस वाले फिगर को उठाओ, ठीक है, इस वाले फिगर को उठाते हैं। ठीक है। जब इस वाले फिगर को उठाएंगे तो इस वाले फिगर में देखो, क्या आपने इसको 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 और इसको अभी काउंट किया क्या, नहीं, यानी ये 4 भी तो मिलेंगे कि मिलेंगे। और अगर ये 4 यहां पर मिल रहे हैं तो एज इट इज ये 4 आपको यहां पर भी तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है। ये 4 आपको, ये 4 आपको यहां पर भी तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये 4 आपको यहां पर भी मिल गए, तो +4 और +4 कितना हो गया, 8। तो 8 यहां पर और आ गए। ठीक है। इसके अलावा और कोई बचा जिसको काउंट कर सकते हैं, हाँ, जरा इसको देखो, क्या इसको काउंट किए हो अभी तक, क्या इसको अभी तक काउंट किए थे क्या, कहां गया ये, इस वाले को, इसको, ये भी तो एक है वर्ग की तरह, इसको थोड़ी भूल जाएंगे, ये भी तो काउंट किया जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। कितने हो गए अभी तक, 8 8 16 और 10 26 और 1 27, मैक्सिमम आंसर भी 27 का ही दिया, इससे आगे दिया ही नहीं। ठीक है। तो यही 27 सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाईं ओर पैटर्न के साथ एक आकृति x दी गई है। ठीक, ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से, 3 चित्र हैं 1 2 3, दाईं ओर के 3 चित्रों में से इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। अच्छा, ठीक। तो भैया जैसे ये हमारे पास आकृति है ना, आकृति नंबर x, कहता है इसको आधे में ब्रेक कर दो। ऐसे ब्रेक करने के बाद ये बताओ, इसका जो दायां आधा हिस्सा है, इसका जो दायां आधा हिस्सा है, ये 3 जो आकृतियां दी गई हैं 1 2 3, इनमें से कौन सी आकृति इसके दाएं आधे हिस्से के समान है।
तो भैया सीधे सीधे नजर आ रहा है 2 वाली आकृति। देखो दायां आधा हिस्सा, दायां आधा हिस्सा, दायां आधा हिस्सा, दायां आधे हिस्से के समान है ना कौन सी, 2 वाली, बाकी ना तो पहली है ना दूसरी। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अच्छा यदि 17 दिसंबर 1992 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। आइए इस आसान से क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। क्या कहा उसने क्वेश्चन में, 17 दिसंबर 1982, ठीक, और जाना कहां है, 22 दिसंबर 1989। तो 82 से 89 जाना है, यानी कि फॉरवर्ड में चला जाए। ठीक, तो जरा ईयर वाला क्या खेल है, ईयर कहां से कहां तक है, तो 1982 से लेकर के 1987 तक कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, 82 7 89। इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी मिल जाएगी, तो 7 तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस इन विषम दिनों में ये जो 7 यहां पर लिखे हैं, ठीक है, ये जो 7 यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक, इसमें से इन 7 वर्षों में लीप ईयर कितने मिलेंगे। ठीक, जैसे 82 से आगे बढ़े अगर 83 84 84 लीप ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 84 के बाद 88 लीप ईयर मिलेगा ना। ठीक है, तो 82 से 89 के बीच में 2 लीप ईयर मिलेंगे, 84 और 88। तो 7 अगर वर्ष हैं तो 7 एक्स्ट्रा डे तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस जितने लीप ईयर होंगे उतने एक्स्ट्रा डे और मिलेंगे, तो 2 एक्स्ट्रा डे 2 लीप ईयर के। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब कहां से कहां तक चलना है, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, 17 से 22 तक और चलना है। तो 17 से 22 कितने दिन आगे जाना है, 5 दिन और आगे जाना है। अगर 5 दिन आगे और जाना है तो 5 का 7 में भाग देने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, क्या जाएगा भाग, नहीं, यानी 5 के पांचों दिन हमारे लिए यहां पर विषम दिन हो गए, तो यहां पर 5 और आ गया। ठीक है, तो 17 से 22 दिसंबर 5 दिन और हो गए। अब जब आप इसको काउंट करेंगे तो भैया 7 एकम 7 ये कैंसिल, 5 2 7 ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0, और 0 का मतलब जिस दिन से चले वही हमारा उत्तर हो जाएगा, वहीं आकर के खड़े हो जाएंगे, तो सी शनिवार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, शब्द नाइट किंग के वर्णों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कितने वर्णों के स्थान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, आओ जरा देखा जाए। करना क्या है समझ लो, जैसे ये शब्द है ना नाइट किंग, ठीक है, इस नाइट किंग के शब्दों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लेफ्ट टू राइट में अरेंज करना है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए पहले आता है तो ए को पहले, फिर बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके इसको अरेंज करना है। नाइट किंग के वर्णों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम के अनुसार अरेंज करना है। ठीक, इसके बाद अरेंज कर लेंगे तो कितने ऐसे वर्ण होंगे जिनके स्थानों में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो लेटर यहां पर है वही बदलाव करने के बाद उसका स्थान रहेगा, ये हमसे वो जानना चाहता है। ठीक है, तो आओ जरा बदलाव करते हैं। ए बी सी डी ई एफ कुछ दिया नहीं, जी दिया हुआ है, तो जी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी को अरेंज करेंगे, जी 2 बार दिया है तो 2 बार जी को अरेंज करेंगे। ठीक है, एच दिया हुआ है तो एच को अरेंज करेंगे, आई दिया हुआ है 2 बार, 1 और 2, तो 2 बार आई को अरेंज करेंगे, आई और आई। ठीक है, जे नहीं दिया, के दिया हुआ है तो के को अरेंज कर लेंगे, के के बाद किसको अरेंज करेंगे हम लोग, एल है नहीं, एम है नहीं, एन 2 बार दिया हुआ है तो एन को अरेंज करेंगे, तो ये हो गया 2 बार एन, और फिर टी को अरेंज करेंगे। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इस तरह से अरेंज करने के बाद कह रहा है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो देखो एन पहले यहां पर था, अब उसके नीचे जी आ गया, यानी बदलाव हो गया। ऐसे जरा चेक करो कितने अक्षर हैं जिनके नीचे बदलाव नहीं हुआ, तो के जहां पहले था अब भी लिखा हुआ है, एन जहां पहले था अब भी लिखा हुआ है। 2 ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थानों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, और यदि नहीं होगा तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। ठीक, फिर से ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है एक्स वाई को यह कहकर मिलवाता है
कि यह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, y x से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, आओ जरा देखा जाए भैया, x किसको मिलवाता है, y को। ठीक है, तो इशारा किसकी ओर किया जा रहा है, y की ओर। किसके द्वारा किया जा रहा है, x की ओर। ठीक है, तो y को x ये कहकर मिलवाता है, y को x ये कहकर मिलवाता है कि यह मेरे पिता यानी x के पिता यानी x के कौन, दादा। ठीक है, x के पिता की पोती यानी x के दादा की पोती। तो x के दादा की जो पोती होगी वो x की क्या होगी, बहन। पोती किसको बोलेंगे, मेरे पिता की जो बेटी होगी वो मेरे दादा के लिए उनकी क्या होगी, पोती। तो मेरे पिता की बेटी मेरे लिए क्या होगी, मेरी बहन। ठीक है, तो मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा की पोती यानी मेरी बहन का कौन है, पति है। y कौन है, y मेरी बहन का पति है, y मेरी बहन का पति है। ठीक, अब अगर y मेरी बहन का पति है तो उसने कहा है y x से कैसे संबंधित है, इस y का संबंध x से क्या होगा, तो y कौन है, x की बहन का पति यानी y x के लिए उसका जीजा कहलाएगा। C इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलें। कथन और पूर्व धारणा का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और पूर्व धारणा का एक और क्वेश्चन। कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। कथन क्या है भैया, विटामिन ई की गोलियां परिसंचरण में, परिसंचरण मतलब जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, उसमें विटामिन ई की गोलियां परिसंचरण में सुधार करती हैं, किसके, ब्लड के परिसंचरण में सुधार करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में, और चेहरे के रंग की चमक को बनाए रखती हैं। ठीक, अच्छा, इसलिए मैंने कई दफा लोगों को देखा है, एक हरे रंग का ऐसा छोटा सा कैप्सूल होता है, नीम की पत्ती के तरीके दिखता है कैप्सूल, अक्सर मैंने देखा लोगों को ये खाते हुए, खासकर महिलाओं को। ठीक है, खासकर महिलाओं को, कि कुछ हरे रंग की गोलियां खाती हैं या उस गोली को ऐसे तोड़ के उसको चेहरे पर भी लगाते हुए। ठीक, हमारे घर ही में हमने देखा है, ये इसका खेल है। वो विटामिन ई की गोलियां होती हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन, चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए कार्य किया जाता है। चलो बढ़िया है। तो क्या कह रहा क्वेश्चन में, आप देखा जाए कथन और धारणाओं में, कथन में उसने हमको सीधे सीधे एक बात कही है, कहता है कि विटामिन ई की गोलियां परिसंचरण में सुधार करती हैं और चेहरे के रंग की चमक को बनाए रखती हैं। ये स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि परिसंचरण में सुधार करती हैं और चेहरे के रंग की चमक को बनाए रखती हैं, तो पहली धारणा, लोग चमकता रंग पसंद करते हैं। ठीक है, पहला, लोग चमकता रंग पसंद करते हैं। चमकता तो अलग अलग प्रकार का रंग है, एकदम ग्रे कर दो, हैं, जैसे वो क्या होली में कहते हैं सिलेटी रंग से रंग दिया, सफेदा, हाँ सफेदा, उसमें नहीं, होली में सफेदा पक्का वाला रंग लगा के चेहरे पे, वो अलग से चेहरा चमकता है, एकदम गोल्डन कलर, सफेदा कलर है, तो चमकता तो वो भी है, लेकिन वैसा चमकता तो लोग नहीं पसंद करते ना। उसने स्टेटमेंट में बोला है कि चेहरे के रंग की चमक को पसंद करते हैं, चमकता रंग पसंद करते हैं, ऐसा कहीं स्टेटमेंट में नहीं बोला गया। तो ये जो अजम्पशन है पहला कि लोग चमकता रंग पसंद करते हैं, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। लोग चेहरे के चमकते रंग को पसंद करते हैं, चमकते रंग को नहीं पसंद करते कि ऑरेंज कलर का रंग लगा लो या पीले कलर का रंग लगा लो, करो चमक रहा है चेहरा हमारा चकाचक एकदम, नहीं, चमकते रंग को नहीं, चेहरे के चमकते रंग को पसंद करते हैं। ठीक, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है परिसंचरण के अभाव में चेहरे की चमक लुप्त हो जाती है। हाँ, इस अजम्पशन को सही कर सकते हैं। ये अजम्पशन निकाला जा सकता है कि जिस भी व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है, उसने ये स्टेटमेंट देने के पहले यही सोचा होगा कि विटामिन ई की गोलियां अगर हम नहीं लेंगे या हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है, उसकी कमी होगी। अगर रक्त परिसंचरण में बेहतर नहीं होगा तो चेहरे की चमक गायब होती जाती है, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इस वजह से चेहरे की चमक को बनाए रखने के लिए विटामिन ई की गोलियां खाना जरूरी है, फायदेमंद है।
क्योंकि वो रक्त परिसंचरण को या परिसंचरण को सुचारू रूप से चलाती रहती हैं। तो सेकंड अजम्पशन निकाल सकते हैं कि परिसंचरण के अभाव में चेहरे की चमक लुप्त हो जाती है, इसलिए चेहरे की रंग की चमक को बनाए रखने के लिए विटामिन ई की गोलियां खाई जाती होंगी। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक, डाइस का क्वेश्चन है। नीचे एक प्रसार चित्र एक्स दिया गया है, मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है? कोई दिक्कत की बात नहीं, बना डालेंगे घन, उसमें क्या बड़ी बात है। अपोजिट पता करेंगे, खट से उत्तर निकाल लेंगे। आओ अपोजिट पता करें। भैया ये वाला जो डाइस है कि नहीं, ओपन डाइस है, अल्टरनेट फेसेस क्या होंगे? अपोजिट, यानी कि ये वाला फेस और ये वाला फेस अपोजिट होगा। ठीक है, दैट इज ट्राइंगल इज अपोजिट टू डॉलर, सर्कल इज अपोजिट टू स्क्वायर, सर्कल इज अपोजिट टू स्क्वायर। ठीक है, फिर ये ए बी और सी डी ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सो ए बी इज अपोजिट टू सी डी, ये अलग खेल हो जाएगा। अब डाइस का मूल मंत्र, जो पड़ोसी है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, जरा ऑप्शन नंबर बी को चेक करो। ऑप्शन नंबर बी में सर्कल और स्क्वायर एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। यहां उसने पड़ोसी बना दिया, क्या पॉसिबल है? नहीं, बी को कैंसिल। ए बी और सी डी क्या हैं? अपोजिट, उसने पड़ोसी बना दिया, कैंसिल। ट्रायंगल और डॉलर क्या हैं? अपोजिट, उसने पड़ोसी बना दिया, कैंसिल। सही उत्तर क्या बचा? ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या चल रहा है? 0.5, 0.55, 0.65, 0.8। आसान है, आओ देखो। 0.55 और 0.65 में कितने का अंतर है? 0.10 का, हाँ या ना? 0.10 का। जैसे 0.55 में 0.10 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 5 और 6, 0.65 आएगा। तो 0.55 और 0.65 में 0.10 का अंतर है। सिमिलरली 0.50 और 0.55 में कितने का अंतर है? 0.05 का, इतने का ही तो अंतर है। जैसे अगर मैं 0.5 लिखा है, ठीक है, और उसमें मैं 0.05 जोड़ दूं तो 0.5 के बाद एक और जीरो लगा दो, 5 और 5 क्या आ गया? 0.55। जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत है भैया उनको ये अलग से करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये 0.05 है, 0.10 है, और ये कितना है? 0.65 से 0.8, यानी ये 0.15 है। 65, 15, 80। ठीक, यानी इसी स्थिति में चलेंगे तो 0.05, 0.10, 0.15, तो अगली बार क्या ऐड करेंगे? 0.20, तो 0.8 में 0.20 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा भैया। 1 कहां लिखा है? देखो सी में लिखा है 1। 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आज के सत्र का। ऑप्थेल्मिया नेत्र से उसी प्रकार संबंधित है जैसे रिकेट्स का संबंध है। बीमारी दी हुई है। ठीक है, ऑप्थेल्मिया क्या होता है? नेत्र से संबंधित एक बीमारी होती है, आंखों की एक बीमारी। तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं आंखों में, उनमें से ही एक बीमारी होती ऑप्थेल्मिया। तो ऑप्थेल्मिया एक बीमारी जो नेत्र से संबंधित होती है। उसी प्रकार से रिकेट्स एक बीमारी होती है जो किससे संबंधित होती है? हड्डियों से संबंधित होती है। विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। हड्डियां हाथ पैरों की कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, बच्चों में खासकर इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। ठीक है, तो भैया इसका उत्तर ऑप्थेल्मिया संबंधित है नेत्र से, तो रिकेट्स का संबंध हड्डी से हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के इस सत्र को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक, आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप, ठीक है, कहां से? प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक कहां दिया हुआ है?
क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से अल्फाबेटिकल सीरीज की फ्री क्लासेस को आप पढ़ सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से हमको जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हैंडल सर्च करिएगा रीजनिंग एक्सप्रेस, यहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। इसका भी लिंक, ज्वाइन करने का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे सीधा आपको पेज पर ले जाएगा ज्वाइन करने के लिए, और आप अपने आप को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी क्लास में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आज के इस सत्र को यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें यदि आप पहली बार इस चैनल या इस क्लास में आए हैं, ठीक। तो इस चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आज के सत्र को समाप्त करते हैं यहीं पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल से मुलाकात करेंगे तो पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे पीवाईक्यूज स्टार्ट। 2023, 2022, 2021 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में पीवाईक्यूज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सब लोग खूब खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई करते रहो भैया। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर। मुलाकात करेंगे आप लोगों से फिर से कल, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।